हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कौन सा सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में मौजूद है, इन सब को ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इट इज बेसिकली दी representation of distribution of electrons in various orbitals, subshells, and cells. In various orbitals, subshells and cell. इस चीज को ये बताता है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट्स जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है आपका एल एक्स, जहां पर एन आपका क्या है? एन सेल को रिप्रेजेंट करेगा। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एल आपको सबसेल्स को बताएगा और ये आपको एजीमुथ क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से एक्स आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सबसेल को, जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक साथ लेकर डिनोट करते हैं तो ये एक सबसेल बन जाता है। एक्स क्या बतलाता है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी सबसेल, गिवन सबसेल में बताता है। ठीक है, इस चीज को ये बताता है। इसी को यूज करके और हम लोग जो प्रीवियस रूल सीखे हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड ऑबो प्रिंसिपल, इन तीनों प्रिंसिपल्स को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें हाइड्रोजन दिया जाए जिसमें एक ही एटम है, तो सबसे कम एनर्जी वाला सबसेल आपका 1s होता है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1s। हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 1s2 लिख देंगे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिथियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब 1s2 जो आपका है
इसमें तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 1s में, तो 2 रख दिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और आपको बच गया। अब आप ऑपो प्रिंसिपल से अगला हायर एनर्जी वाला सबसेल ले लीजिए, तो 1s के बाद आपको 2s आता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 2 रखे जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 1 ही बचा है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 रखता। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और हीलियम लिख लीजिए, यही है, और बाकी जो उसके बाद बचे, ठीक है, इस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं। बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 एंड 2s2। अगर इसको आप इस तरीके से लिखना चाहें तो हीलियम का कोड लिख दीजिए, नोबल गैस के रेस्पेक्ट में ही लिखा जाता है, एंड 2s2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। हीलियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, तो एक ही कैसे चलता है, या ले लेते हैं बोरॉन भी। बोरॉन का 5 होता है, तो 1s2 2s। हम जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो 2 दूनी 4 रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो 2s के बाद अगला आपको आता है 2p, 1 इलेक्ट्रॉन है। p में 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py एंड 2pz। इनमें से आप 1 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, लेकिन अभी आपको 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, इसलिए 1 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम कोर लिख दीजिए, 2s2 एंड 2p1। हीलियम कोर लिख करके 2s2 एंड 2p1 आप ऊपर में लिख देते हैं, और हीलियम कोर लेकर के 2s2 एंड 2p1 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरॉन, बोरॉन के बाद नाइट्रोजन ले लेते हैं, कितना रिपीट करें, नाइट्रोजन का आपको 7 मिलता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p में मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको कितना है, 2 तो 4 और 3 बच गए, 3 तक अभी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको आप चाहें तो हीलियम के लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम के लैंग्वेज में चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 एंड 2p3, इस तरीके से चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भी इस तरह से चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एक नियन का भी लिख लेते हैं, उसको यूज करना है। नियन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 1s2 2s2, यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है, 2p6 आप चाहें प्लीज, ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ले लीजिए सोडियम, कितना होता है आपको 11, तो 1s2 2s2 2p6, ये पूरा भर गया, 6 2 2 10 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास और बचा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जो आपको और बचा हुआ है वो आपको हो जाएगा 3s1। क्या हो जाएगा आपको? 3s1। ठीक, अगर आप इसको चाहें तो यहां से लेकर यहां तक नोबल गैस का कोर है, तो इसको सीधे लिख दीजिए Le एंड 3s। चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते, ठीक है। इसके बाद लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है? 15। 15 कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6। 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और 3s के बाद आपको आ जाता है 3p। 2 तो 4 तो 6, 2 तो 4 और 6 10 और 2 12, यहाँ 15 है, इसीलिए आपको 3 लिखना है। लेकिन नियम तो यहाँ से लेकर यहीं तक हो जाते हैं, इसीलिए आप इसको अगर चाहें तो नियम 3s2 एंड 3p आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। एक देखते हैं क्लोरीन, 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, क्योंकि p में आप कितना मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपको? यहां से यहां तक नोबल गैस का कोर हो जाएगा, नोबल गैस का कोर दे दीजिए, और यहाँ 3s2 3p5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको? 3s2 3p5 आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको? 3s2 3p5 आपको यहाँ पर से आ जाएगा, ठीक है। और हम अगर आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जैसे आप ले सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 2, लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। ये कैल्शियम का होता है। 2 तो 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20, ठीक है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो ये आपको आर्गन नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, और इसीलिए आर्गन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन जब इसको लिखने जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। और आर्गन 18 तक हो गया, 4s2 आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। कैल्शियम के बाद आपको आ जाता है कैल्शियम के बाद स्कैंडियम 21। तो अब हम लोग ये इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। 18 तक लिखा गया, इसके बाद 21 है, तो 4s2 एंड 3d1 इस तरह से आप लिख सकते हैं। टाइटेनियम आ जाए जिसका 22 होता है। आर्गन का नोबल को 4s2 एंड 3d2। वैनेडियम 23। आर्गन का कोर हो जाएगा, एक और बढ़ गया 4s2 3d3 है, ठीक है। क्रोमियम 24। आर्गन का कोर 4s2 एंड 3d4। 4s2 3d1 3d2 3d3 3d4। ये 3d4 एज एक्सपेक्टेड होता है। एज एक्सपेक्टेड, लेकिन ये पाया ऐसे जाता है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि ये इस तरीके से पाया जाता है। क्या? आर्गन 4s1 एंड 3d5। ऐसा क्यों होता है ये सब हमें सीखने हैं डिटेल में। कैसे क्यों होता है ये सब हम सीखेंगे। क्रोमियम के बाद आपको आता है मैग्नीज 25 होता है, तो
आर्गन का कोर होगा 4s2 एंड 3d5। 3d4 के बाद क्या आ जाएगा 3d5 हो जाएगा। आयरन, आर्गन का कोर यानी कि 18 तक 4s2 एंड 3d6। कॉपर का लिखने जाए जिसका 29 होता है। आर्गन 4s2, डी में मैक्सिमम, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में कितने होते हैं? डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है। तो 3d6 ठीक है। यहाँ कॉपर में क्या है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिखेंगे आप 3d9। ये 3d9 होना चाहिए था, तो इसको में लिख दीजिए एज एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्चुअल में कैसे पाया गया है 4s1 3d10, यही आपका ऑब्जर्व, ये आपका क्या होता है ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन उठता है कि इस तरह से क्यों होता है, क्रोमियम एंड कॉपर के केस में ऐसा क्यों हो जाता है। तो इसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोग को थोड़ा बढ़िया से सीखना होगा, ठीक है। इसका जो एक्सेप्शन है ये 2 रीजन से होता है, तो लिखा जाए इस चीज का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chromium and copper can be attributed to 2 regions as described below। तो 2 रीजन है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। इन दोनों रीजन के कारण आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाया जाता है, बल्कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर का इस तरीके से पाया जाता है। तो हम लोग 1 बाय 1 उन दोनों काउच को, उन दोनों एक्सप्लेनेशन को हम लोग थोड़ा बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या रहा, क्यों क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रियली में थोड़ा डिफर कर जाते हैं, बाकी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं होता है। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के लिए हमें 2 रीजन पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो सीलिंग फैंस होते हैं उसमें 3 प्लेट्स या 4 प्लेट्स जो लगे होते हैं उनको बराबर एंगल सेपरेशन पर क्यों रखा जाता है। अगर 3 प्लेट्स है तो 120 डिग्री पर एंगल पर उनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, प्लेस किया जाता है, ठीक है। अगर 4 प्लेट्स है तो 90 डिग्री पर उनको प्लेस किया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी ब्लेड्स होते हैं किसी फैन के, वो सारे ब्लेड्स आपको बराबर साइज के बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक फैन है जिसके 3 ब्लेड्स है, कोई ब्लेड 1 फीट का है, कोई ब्लेड हाफ फीट का है और कोई तीसरा ब्लेड आपको 1.5 फीट का है। क्या आपने कभी ऐसा फैन देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फैन जब घूमेगा तो वो अनस्टेबल होगा, वो लेस स्टेबल होगा,
वो आपको सीलिंग से टकरा जाएगा, वो ऐसे ऐसे जैसे तैसे होकर के चलेगा, वो उतना स्पीड हो सकता है ना पकड़ ले, हो सकता है जल्दी वो टूट करके नीचे गिर जाए, वगैरह वगैरह उसके रीजन है। मतलब उस फाइन को चलते कंडीशन में स्टेबल बनाए रखने के लिए उसके ब्लेड्स को पहली बात बराबर साइज के बनाए जाते हैं, बराबर वेट के बनाए जाते हैं, और उनको बराबर एंगल पर हेड में प्लेस किए जाते हैं। इस इन जनरल एक प्रिंसिपल होता है, ये इस एंगल को जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप सभी जगह इस तरह की चीज आप पाएंगे। आपको ध्यान होगा, ठीक है, जब हम लोग साइकिल पर एक भरा हुआ सिलेंडर रखकर कहीं ले जाने लगते हैं, तो अगर हमें सिलेंडर बीचों बीच साइकिल का प्लेस ना हो, तो आप देखेंगे कि टर्न जब आता है तो या तो आपका साइकिल उस साइड मुड़ने लग जाता है या आपकी तरफ झुकने लग जाता है ना, ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि आपने सिलेंडर को सिमेट्रिकली साइकिल पर प्लेस नहीं किया, इसलिए आपका साइकिल रह कर डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको सिलेंडर को सिमेट्रिकली साइकिल पर रखना होगा, ठीक है। तो ऐसा आप न्यूमेरस एग्जाम्पल को डेली लाइफ में सोच सकते हैं, ठीक है, जहां पर सिमेट्री आपको दिखाई देगी, ठीक है। खैर, सिमेट्री इन जनरल जो होता है वो किसी भी सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए सबसे पहले इस बात को नोट कर लिया जाए। सिमेट्री provides stability, ठीक है, ये आपका एक जनरल रूल है, ठीक है। सिमेट्री प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन जनरल these holds true, ये लगभग आपको सही ही रहता है, ठीक है, ये आपको लगभग क्या होता है, सही ही रहता है। और इसी कारण से जब हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड देखा जाए, जैसे कि इसको देखिए, हाफ फिल्ड देखा जाए और उस फुली फिल्ड का भी देखा जाए, जैसे आप हाफ फिल्ड में P3 ले सकते हैं, 1 2 3, या D5 ले सकते हैं, ठीक है। फुली फिल्ड में P6 ले सकते हैं, ठीक है, या D10 ले सकते हैं। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इसी तरह से F में भी, इसी तरह से F में भी लिख सकते हैं, F7 भी हो जाएगा, और यहाँ पर आपको F14 आपको फुली फिल्ड मिल जाएगा। इन सब में देखिए सिमेट्री क्या है, 3 ऑर्बिटल्स और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन्स, तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। 5 ऑर्बिटल्स हैं और पांचों में एक करके इलेक्ट्रॉन्स। 3 ऑर्बिटल्स सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 5 ऑर्बिटल्स है और सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकली ये कब हो जाएगा, ये देखिए अनसिमेट्रिकल होगा, कैसे, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स है और उसमें 2 को आप भर दिए और एक को खाली रखे। ये समझ लीजिए कि एक फाइन है, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एक फाइन है जिसमें 3 ब्लेड्स लगा हुआ है और एक ब्लेड को खोल के रख, अब पंखा चला के हवा ले लीजिए, उसी तरह से ये है।
तो क्या वो स्टेबल फॉर्म में चलेगा कि जैसे तैसे हो जाएगा? यही चीज आपको देखना है। तो सिमेट्री आपको सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिमेट्री आपको क्या करता है? सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसी कारण से आपको ये सब जो अरेंजमेंट है P3, D5, P6, D7, F14, ये सब जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्या हम लोग लिखेंगे? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन of electrons make the arrangement highly stable. Symmetrical distribution then other arrangements which are not symmetrical. Then other arrangement which are not symmetrical. तो ये एक रीजन है कि सिमेट्रिकली अगर देखा जाए तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक गिवन अरेंजमेंट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इनको हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, एक और रीजन इसके लिए एट्रीब्यूट किया गया है और वो है आपको एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी ये क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे आप ये देखिए, मान लो हमें D5 अरेंजमेंट दिया गया, तो D5 अरेंजमेंट हमारा ये होता है। तो इस D5 अरेंजमेंट में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में कुछ पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, ऐसे ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये अपने पोजीशन को एक्सचेंज, ये इससे कर सकता है आपस में एक्सचेंज, ये इससे कर सकता है आपस में एक्सचेंज, ये इससे कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है। ठीक है, और देखिए ये आपको इससे कर सकता है और ये आपको इससे कर सकता है और ये इससे कर सकता है। तो ऐसा पोजीशन को एक्सचेंज करने से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज की एनर्जी को हम लोग एक्सचेंज एनर्जी, और एनर्जी जब सिस्टम से रिलीज होगा तो उसके पास कम एनर्जी बचेगा। जो सिस्टम के पास कम एनर्जी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक्सचेंजिंग का जो प्रोसेस है ये भी आपको सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए लिखा जाए एक्सचेंज एनर्जी। It is observed that the it is observed that the electrons of similar spin in degenerate orbitals exchange their
positions and liberate some energy called exchange energy. क्या इनको कहा जाता है? एक्सचेंज एनर्जी इनको कहा जाता है। क्या इनको कहा जाता है? एक्सचेंज एनर्जी इनको कहा जाता है। तो ध्यान रहे, पोजीशन को कौन एक्सचेंज करते हैं? सिमिलर स्पिन वाले करते हैं। कौन करते हैं? सिमिलर स्पिन वाले। कहाँ करते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में करते हैं। यहाँ देखिए, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है जिनका एनर्जी आपस में इक्वल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो जाएंगे इस केस में। इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3, इसके लिए 1 2, और इसके लिए केवल यानी कि 10। तो एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जब ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी आपको ज्यादा होगा। तो इस बात को भी यहाँ नोट कर लिया जाए। ठीक है, हायर द exchange energy, greater will be stability. जितना आपका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा, ग्रेटर उतना ही ज्यादा आपको स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, इस केस में एक्सचेंजेस कितने हुए? 10 हुए। ठीक है, अगर इसका एक कंपैरेटिव ये ले लिया जाए, मान लो D5 ले लिया, सॉरी D4 ले लिया जाए, तो D4 में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप यहां देखो प्रोजेक्ट करते हैं, D4 में आपका ऐसे हो। ठीक है, 1 2 3 4 एक्सचेंजेस कितने होंगे? 1 2 3, तीनों के साथ ये पोजीशन चेंज कर सकता है। 1 2, और ये केवल इसके साथ। टोटल कितना हो गया आपको? 3 2 1, 3 + 2 + यानी 6। एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना तेजी से गिरता है। ठीक है, एक और लेते हैं, मान लो D6 ले ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ा दो, D7 ले ली, फिर ज्यादा अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दें, कौन पोजीशन एक्सचेंज करते हैं? सिमिलर स्पिन वाले आपको एक्सचेंज करते हैं। तो सिमिलर स्पिन वाले आपको कौन कौन है? 1 2 3 4 5, यानी ये ऊपर अगर कहे तो यही है, और इसमें कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। प्लस ये दोनों इन सब के साथ पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट स्पिन है, ये आपस में कर सकते हैं, तो ये केवल इससे कर सकता है। तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि कितना हो गया? 11। तो आप कहेंगे कि इससे ज्यादा स्टेबल तो ये है, ये आपको लगता है। एक्सचेंज एनर्जी सही में इसका ज्यादा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है। तो सभी चीजों को काउंट करने के बाद ये पता चलता है D5 आपको मोर स्टेबल अरेंजमेंट। इन जनरल लिख लीजिए, इन जनरल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ सिमिलर स्पीड जो आपका होता है वो n × n-1/2 से दिया है। जहां से यहाँ n का वैल्यू 5 है,
5 इंटू 4 20/2 यानी कि 10 आ गया, और इसके लिए 2 रख लीजिए। 2 इंटू 1 2/2 1 तो 1, तो सेपरेटली आपको निकालना होगा, ठीक है। सिमिलर स्पिन का एक साथ फार्मूला लगाकर आप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सचेंज एनर्जी इज नॉट द सोल फैक्टर। सिमिलरली symmetrical distribution of electrons is also not the sole factor. Rather, the combination of these two factors decides the stability of a given arrangement. ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्यों लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्यों लिखते हैं, तो इसका कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या होता है, इसका कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहला एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर कोई स्पेसी आपको दिया जाए और उस स्पेसी में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ऐसे सबस्टेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी सबस्टेंस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसको हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। ऐसे सबस्टेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे केस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो लिखा जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर, if or if an species has one or more unpaired electron, it is said to be paramagnetic. Such species are weakly attracted in the external magnetic field. ठीक है। इसी तरह से डायमैग्नेटिक स्पेसीज मिलता है, एंड if it has no unpaired electron, it is said to be diamagnetic. It is said to be diamagnetic, and it is weakly repelled in the magnetic field. इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे सबस्टेंसेस का म्यू एस निकाला जाता है, जिसको कहा जाता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका वैल्यू होता है n इंटू n+2 EH 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को कहा जाता है BM वेव। तो जब इसको BM कहेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट
A plus 2 Bm, where Bm is called Bohr magneton and A is the number of unpaired electron, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नाइट्रोजन में आप आ जाइए, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7। 1s2 2s2 2p3। 2p3 को आप कैसे लिखेंगे? ये तो पेयर्ड है सारे, 1 2 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। इसी 3 को जब आप यहां रख देंगे, इसी 3 को जब आप यहां रख देंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा? √3 इंटू 3 + 2 Bohr magneton, 5 इंटू 13 √15 Bohr magneton। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज सीखें कि अगर कोई आपको डायामैग्नेटिक हुआ तो डायामैग्नेटिक में आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रखेगा 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो μs = 0 किसके लिए? डायामैग्नेटिक के लिए। एंड μs इज नॉट इक्वल टू 0 किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक रहे तो स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और डायामैग्नेटिक रहे तो उसकी स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन छोटा सा और है रिगार्डिंग दी कलर। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी स्पेसी में डी सबसेल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो स्पेसीज कलर्ड पाया जाता है। ठीक है, स्पेसीज हैविंग one or more unpaired electron in D subset is expected to be in D subset is expected to be colored। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखना है कि जब हम न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बहुत लोग को आते रहते हैं, लेकिन उस न्यूट्रल एटम को जब हम कटायन बनाना चाहते हैं, उससे एक दो इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलेगा? जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे हाथ में आयरन है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो क्या लिखते हैं? आर्गन 18 तक हो गया, 4s2 एंड 3d6। बाद में किस में इलेक्ट्रॉन भरे गए? 3d। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब हम लोग इसको Fe2+ बनाने जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे कि 3d से निकालेंगे? ये आप जान लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा होता है उसी सबसेल से बाहर निकाला जाता है, तो आप इससे बाहर निकालेंगे। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 एंड 3d6। और मान लीजिए हमें Fe3+ से को बनाने के लिए कहा जाए। अब आप देख सकते हैं कि S से तो आप निकाल लिए, अब आपको एक और निकालना होगा,
तो डी से निकालना है, ठीक है। 4s0 एंड 3d5। तो इस बात को भी नोट कर लिया जाए। While writing the electronic configuration of orbital, electrons are first removed from the subshell having greater n। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। थैंक यू ऑल। इन सब पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है।